नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे। इस खास कार्यक्रम में हम तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को लगातार दर्शक सराह रहे हैं, उसके लिए भी हम हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा हैं, टोटल जो 90 विधानसभा हैं, उसका गहनता से विश्लेषण, समीक्षा और वहां के मतदाता, वहां के वोटर क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं और वहां के तमाम जो 90 विधानसभा उसके सियासी समीकरण, उस पर हम विश्लेषण करते हैं। हमारे इस वक्त संपादक मोहन तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दुर्ग शहर के हम सबसे पहले आज दुर्ग शहर पर चर्चा करने वाले हैं। दुर्ग शहर के बारे में अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दुर्ग शहर पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। यहां पर लगभग दिग्गज नेताओं का जमवाड़ा हमेशा देखने को मिला है और यहां से बड़े दिग्गज नेता ही निकलकर सामने आए हैं। हम बड़े नेताओं में अगर बात करें तो कांग्रेस से प्यारेलाल बेलचंदन जी, मोतीलाल वोरा, दाऊ वासुदेव चंद्राकर, तो बीजेपी से हेमचंद यादव, सरोज पांडे जैसे बड़े हॉट सीट के जो ये नेता हैं, ये इस सीट से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं दुर्ग शहर से। वर्तमान में अगर बात करें तो दुर्ग शहर में मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा विधायक हैं। इस बार भी उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। और बात करें उनके अपोजिट में चंद्रिका चंद्राकर भाजपा से इस बार मैदान में है। दोनों आमने सामने होंगे। हालांकि चुनावी समीकरण और लगातार अगर हम बात करें तो ये दुर्ग शहर का जो सीट है, लगातार कांग्रेस ही जीतते आई है। कांग्रेस का यहाँ पे काफी दबदबा रहा है। 2000 इससे पहले की अगर बात करें 2008 में तो भाजपा जरूर वहां पर जीत के आई थी। उसके बाद अरुण वोरा 2013 में चुनाव जीते थे। इसके अगर थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं तो 8 दिसंबर को जो चुनाव के परिणाम आए थे 2013 में, इसमें बीजेपी ने जो रमन सिंह की अगुवाई में 49 विधान सीटों पर जीत मिली थी। 2013 की बात कर रहे हैं तो, और जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 39 सीटों पर जीत हासिल हो पाई थी। 2 अन्य सीट जो है अन्य के नाम गई थी। 2008 की भी बात करें तो मुकाबले बीजेपी को 3 सीटें कम मिली थी। इसके बावजूद बहुमत के साथ सरकार 2003 में बनाई थी। ये एक चुनावी समीकरण हम आपको बता रहे थे। 2008 में दुर्ग शहर से हेमचंद यादव ने जीत दर्ज की थी। 2013 में हेमचंद यादव ने जीत दर्ज की थी और 2018 में अरुण वोरा ने परचम लहराया था कांग्रेस से। तो ये एक जो सीट है, खासा महत्वपूर्ण सीट होता है, हॉट सीट होता है। ये लोगों की नजरें, प्रदेश की नजरें इस सीट पर रहती है। मोहन जी, कैसे देखते हैं दुर्ग शहर जो क्षेत्र है, काफी दबदबा रहा है शुरू से ही कांग्रेस का। जी देखिए, दुर्ग शहर जो सीट है वहां मोतीलाल वोरा के प्रभाव में ही अब तक चुनाव होता आया है और यही वजह है कि 3 बार हारने के बाद भी अरुण वोरा को फिर से पिछली बार मौका दिया गया था और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की। तो अब एक बार फिर से अरुण वोरा मैदान में हैं। ये दुर्ग विधानसभा सीट एक तरीके से मोतीलाल वोरा जब अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब से वोरा परिवार के लिए आरक्षित सी हो गई थी और इस सीट को कोई भी छेड़ना नहीं चाहता था। अजीत जोगी भी मुख्यमंत्री बने तो भी वो मान के चलते थे कि दुर्ग को छोड़ो, बाकी जगह अपने आदमी खड़ा करो। इसी तरीके की स्थितियां जब हार गई कांग्रेस, सरकार में नहीं थी, तो भी ये रहा कि अरुण वोरा को टिकट मिलेगी ही। इस बार भी ये रहा कि अब मोतीलाल वोरा जी नहीं हैं तो अरुण वोरा उनकी विरासत को आगे लेके जाएंगे और इसीलिए अरुण वोरा की सीट को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अरुण वोरा एक बार फिर से जो है वो चुनाव में हैं। दुर्ग सीट एक तरीके से रायपुर की तरह विकसित शहर बन चुकी सीट है।
तो जो शहरी सीटें 10 हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें जो महत्वपूर्ण दूसरे तीसरे नंबर की सीट है, यानी कि रायपुर को छोड़कर बिलासपुर और दुर्ग, ये दो बड़े शहर माने जाते हैं जो कि पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर शहरी मुद्दे हमेशा से काम करते हैं। तो ये पूरी तरीके से विकसित है। एजुकेशन हब के रूप में दुर्ग जाना जाने लगा है, क्योंकि जो एजुकेशन के संस्थान थे वो भिलाई में बन गए, तो लोग जो स्टूडेंट थे वो दुर्ग में रहना चालू कर दिए सुविधाओं की वजह से। तो दुर्ग और भिलाई दो ऐसे शहर हैं जो एजुकेशन हब के रूप में उभर के आए हैं, और इसीलिए यहाँ पर वो मुद्दे ज़्यादा काम करते रहे हैं जो कि शहर से जुड़े हुए हैं। शहर से जुड़े हुए होने की वजह से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की भी चर्चा जमकर होती है। राष्ट्र में क्या हो रहा है, जो विदेश में जो हो रहा है उसको लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है, इस तरीके के मुद्दे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में असर करते हैं। तो वही कुछ दुर्ग में भी हो रहा है, और एजुकेशन हब होने की वजह से वहाँ एजुकेशन को लेकर जो सुविधाएं बढ़नी चाहिए उसकी मांग यहाँ पर लोग करते रहे हैं। अरुण वोरा एक पुराना चेहरा थे, 3 बार हारे, चौथी बार में जीते हैं, तो एक बार फिर से उनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी है, और इसीलिए उनका जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसीलिए वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने नया प्रयोग किया है। बीजेपी की ओर से सरोज पांडे भी इस क्षेत्र की थी, उनका भी नाम चल रहा था कि उन्हें टिकट मिल जाएगी, लेकिन कद्दावर नेता को उतारने के बजाय गजेंद्र यादव पर भरोसा जताया गया है, और गजेंद्र यादव को वहाँ पर मुकाबले में उतारकर अरुण वोरा को एक तरीके से घेरने की कोशिश की गई है। बीजेपी भी ये समीकरण को समझ रही है कि क्योंकि यादव वोटर भी आसपास ज़्यादा हैं, भिलाई में उसका जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो यादव है, तो यहाँ पर भी जो है एक यादव उम्मीदवार दिया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर जो है गजेंद्र यादव को यहाँ से मुकाबले में उतारा गया है। काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। बने रहिए हमसे सीधे हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी जुड़ गए हैं दुर्ग से, और वहां पर उनके साथ काफी संख्या में मतदाता भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। दुर्ग शहर के मतदाता की बात करें, 2,27,244 कुल मतदाता हैं, और पुरुष मतदाता की बात करें 1,11,000 के आसपास पुरुष मतदाता हैं, तो महिला मतदाता 1,15,000 के आसपास। 2018 में बात करें चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 2,17,600 के आसपास थी, और इस बार 2,27,244 के आसपास के मतदाता हैं। सुबोध जी, हम अगर बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश में दुर्ग शहर खासा हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है बड़े शहरों में। अगर रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तो दुर्ग एक बड़ा शहर माना जाता है, जगदलपुर भी एक बड़ा शहर शहरी सीटों में माना जाता है। दुर्ग हाई प्रोफाइल सीट है, लगातार ओरवा परिवार का दबदबा रहा है, ओरा सब परिवार से ही लगातार कांग्रेस जो है वो टिकट देते रही है, और भाजपा लगातार यहाँ पे बदलती रही है। बड़े अगर बात करें तो बड़े जो नेता होते हैं, दिग्गज नेता, हाई प्रोफाइल के नेता, वो जरूर यहां से निकल के आए हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे जो शहरी मुद्दे हैं वो किस तरह से हावी होते हैं, या चेहरे को देखकर ही यहाँ पर लोग जो है वो मतों का अपना मत देते हैं? जी मोहित जी, अगर दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो निगम का 60 वार्ड इस दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां पर अगर बुनियादी सुविधाएं, खासकर बिजली, पानी, सड़क, जो सबसे अहम समस्याएं और सुविधाएं हैं, इसे लेकर हमेशा यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता रोज दो चार होते रहते हैं। बड़ी बात है कि एक पुराना शहर होने के बावजूद भी, संभागीय कार्यालय होने के बावजूद भी यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को बुनियादी सुविधाओं से दो चार होना पड़ता है। अगर पानी की बात करें, खासकर बिजली, पानी और सड़क को लेकर, तो पानी की अगर बात करें तो बारिश के दिनों में भी यहाँ पर पानी के लिए त्राही त्राही मची रहती है, हाहाकार मचा रहता है। टैंकरों से पानी की सप्लाई करनी पड़ती है। कारण ये नहीं है कि लोगों के घरों तक नल नहीं पहुंचा, कारण ये है कि नल तो पहुंच गया मगर पानी का बूंद नहीं पहुंचा। ज्योग्राफिकल कुछ अड़चने ऐसी आती हैं कि जो पाइपलाइन बिछे हुए हैं वहां गहरे नीचे की बस्तियों में पानी पहुंच जाता है, मगर जब ऊपर की बस्तियों में पानी पहुंचाने की बारी आती है तो नलों से, नल की टोटियों से केवल हवा निकलती है, पानी की बूंदें नहीं निकलती, पानी नहीं आता। बिजली की बात करें तो पुराने समय से जो बिजली के खंभे लगाए गए हैं, तारें उनका पूरा जाल बिछाया गया है, अब तक उसको दोबारा बदला नहीं गया। बरसों पुराने खंभे और बरसों पुराने बिजली के तार लगे हुए हैं, हमेशा शॉर्ट सर्किट की स्थिति बनी रहती है, आग लगते रहते हैं। और यही स्थिति अगर सड़क की बात करें तो अंदरूनी गलियों में सड़कें बन गई हैं,
सीमेंट की सड़कें बन गई हैं मगर उनका संधारण नहीं है, मरम्मत नहीं है, बार बार टूट फूट होते रहती है और आम जनता लगातार इन तरह की समस्याओं से रोज दो चार होते रहती है। इस बारे में बात करने के लिए कुछ युवा मतदाता मेरे साथ मौजूद हैं जो दुर्ग शहर के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर समस्याएं अभी भी विद्यमान है जो 30-40 साल पहले मोतीलाल वोरा जी के समय से थी। सबसे पहले तो बात करेंगे, आपका शुभ नाम? अनिकेत यादव। अनिकेत जी, आपकी उम्र क्या है? मैं अभी 22 साल का। 22 साल के हैं और आप यहाँ काफी समय से एक ही परिवार को शायद एक राजनेता के रूप में देखते रहे, 35 साल से। क्या कहना चाहेंगे पूर्व के समस्याएं जो थी उस समय आपके पिताजी लोग के समय की समस्याएं थी और अभी की समस्याएं, कितना समाधान? बीते 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी। आदरणीय हेमचंद यादव जी यहाँ थे, विधायक थे। उस समय का दुर्ग और आज 10 साल के बाद का दुर्ग को आप देख लो तो जमीन और आसमान का फर्क। यहाँ की सड़कें ग्राम पंचायत में तब्दील हो गई है, सड़कों में गड्ढा ज्यादा है, सड़क है ही नहीं। नलों में ये दुर्ग शहर पहला शहर होगा जहाँ बरसात में भी पानी की समस्या थी, गड्ढों में पानी था सड़क के, पर घरों में पानी नहीं था। तो दुर्ग शहर यानी समस्याओं का गढ़ बन चुका है। तो इसके समाधान को लेकर आम मतदाता ने कितना प्रयास किया? क्या प्रत्याशी जो पुराने प्रत्याशी हैं वही अब नए भी आ गए हैं एक दूसरी पार्टी को छोड़कर, तो क्या इन संकटों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी? क्या लगता है? दुर्ग शहर में ये पहली बार हुआ है कि यहाँ की जनता ने लगातार नगर निगम को घेरा है। विपक्ष ने तो घेरा ही घेरा, लगातार जनता ने भी दुर्ग नगर निगम को घेरा है। मत की फोड़ आंदोलन, नगर निगम का घेराव, अन्य मतलब नगर निगम फेल है पूरी तरीके से, दुर्ग नगर निगम। और यहाँ का विधायक तो 10 साल से सिर्फ फोटोबाजी में ही बीती है, काम कुछ करा नहीं सक रहा है और पूरा जीरो है। एक बड़ी बात है कि एक पुराने कद्दावर राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के बावजूद और एक राजनेता होने के बावजूद भी संकट जो है आम मतदाता की ज्यों की त्यों बनी हुई है, समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसा मतदाताओं का कहना है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं। तो एक बेहद ही युवा मौजूद है, आप पूछते हैं कि आप यहाँ से यहाँ पर आपका परिवार कितने सालों से रह रहा है? तकरीबन 40 सालों से। तकरीबन 40 सालों से। किस इलाके, किस मोहल्ले में रहते हैं आप? मैं कदमबड़ी नगर में रहता हूँ। क्या लगता है पहले जब आप आपके पिता के समय में जो समस्याएं थी आज भी विद्यमान है, क्या उनका समाधान नहीं हो पा रहा है? समाधान बिल्कुल नहीं हो पाया है सर। जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, घरों घरों में पानी बहुत कम आ रहा है, आ भी रहा है तो एकदम इतनी टाइम से आ रहा है और उस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। और जहाँ तक देखे जाए तो सड़कें भी हमारे वार्ड की नहीं बनाई गई है। हमारे पार्षद को भी इस चीज़ का बोला गया था कि सड़क को बनाया जाए करके। हमने विधायक जी से भी बात की थी इस चीज़ के लिए। विधायक जी ने इस चीज़ में हमें दावा दिया था कि हम इस चीज़ पर अमल करेंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया चीज़ को। आगामी अब तो ये पुराने नेता हो गए, पुरानी बातें हो गई, नए से क्या अपेक्षा है आपकी? नए जो हम ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दुर्ग विधानसभा प्रत्याशी है गजेंद्र यादव जी, हम चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा आए और हमें पूरा भरोसा है गजेंद्र जी के ऊपर कि वो इस बार दुर्ग का विकास अमल करेंगे बिल्कुल। और दुर्ग नए प्रत्याशी से ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो बड़ी बात है। मोहित जी लगातार पिछले बार की सरकार ने बात की थी, बेरोजगारी भत्ता की भी बात की थी पिछले सरकार ने, तो वो बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दूसरा, इस बार भी कर्ज माफी का भी मामला आ गया है। घोषणाएं हो गई बेरोजगारी भत्ते को लेकर, युवाओं को लिस्टेड कर लिया गया, सूची बना दी गई, उसके बाद भी बेरोजगारी भत्ता का क्या हाल है? क्या आपको जो बेरोजगार युवक हैं उन तक बेरोजगारी भत्ता पहुंच रहा है? सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोल दिया। पहले पेपर में डलवाते हैं कि छत्तीसगढ़ के 1.5 लाख बेरोजगारों को मैंने बेरोजगारी भत्ता दिया और उसके बाद खुद ही लिख के डालते हैं कि छत्तीसगढ़ में 0.2% बेरोजगारी दर है। तो ये तो खुद ही लबरा कहला गए। तो लेकिन अगर दुर्ग शहर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल से मुश्किल 20 लोगों को मिला होगा। इतने बड़े दुर्ग शहर विधानसभा में 20 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता मिला होगा, किंतु बेरोजगारी भत्ता में भी इस प्रकार का नियम लगाया गया है कि दुर्ग की जनता उसको फॉलो कर ही नहीं सकती। तो क्या लगता है अब जो अपेक्षा है आपकी नई मतलब जो प्रत्याशी है चुन के आते हैं, चाहे कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से हो, बेरोजगारी भत्ता को लेकर ये जो ऊहापोह की स्थिति है, इसका समाधान? मैं तो बेरोजगारी भत्ते के पक्ष में ही नहीं बोलता, आप रोजगार दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही कि बेरोजगारी भत्ते के पक्ष में यहाँ दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के युवा नहीं है, वे रोजगार के पक्ष में है कि उन्हें रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। मोहित जी, और थोड़ा सा कुछ मतदाताओं से चर्चा करिए मूलभूत समस्याओं को लेकर। समस्याएं बहुत है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, उन सब विषय पर जो सरकार की रणनीति थी,
बहुत सारी योजनाएं पे अभी चल रहा था। जी, घरों में घुस जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पे नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है? यहाँ पे निगम के द्वारा केवल और केवल ना बारिश के पहले लीपा पोती का कार्य किया जाता है, दिखावे के तौर पे नाली बनाई जाती है और नाली की सफाई की जाती है। और कई वार्ड है, यहाँ से 15-17 वार्ड ऐसे होंगे जब उनका बोलते बारिश का मौसम आता है तो त्रस्त रहते हैं, उनके घरों में कमर कमर तक पानी भर जाता है। मैं स्वयं वार्ड का 28 का निवासी हूँ। अब वहाँ की भी स्थिति बेजार, बारिश के मौसम देखेंगे तो बड़ी दयनीय है। सभी के घरों में कमर कमर तक पानी रहता है। वहाँ के जननेता के रूप में भी आते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होता है उनकी समस्याओं को देख के। और इसके लिए जब विधायक जी आते दौरे में, बोलते मैं बना दूंगा, मैं करा दूंगा, लेकिन फिर आते, फिर 5 साल बाद वही समस्या हमारे पास सामने रहती है। हर बारिश की समस्या सेम है, उनका निराकरण ना पहले होता है ना अब होता है ना आगे होता है, अगर पूरा परिवार यहाँ पे बना रहेगा तो। एक बड़ी बात है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक परिवार लगातार राजनीति में सक्रिय जरूर है, मगर समस्याओं के समाधान को लेकर मात्र कुछ ही समस्याओं का समाधान होता है, बाकी समस्याओं के समाधान को लेकर सक्रियता नहीं दिखाई देती। मोहित जी, आपसे आगे भी जुड़ा रहूंगा। 2 मिनट में आपसे सिर्फ आप जुड़े रहिए। कुछ और अगर मतदाता है वहां पे, हम दुर्ग ग्रामीण का भी इस विषय पे अभी चर्चा करेंगे कुछ देर में ही। 5 मिनट हमके दीजिए। सुबोध जी, अभी हमारे साथ चूंकि स्टूडियो में मोहन जी बैठे हैं, हम दुर्ग ग्रामीण की भी बात करते हैं। तो ललित चंद्राकर इस बार नए प्रत्याशी, भाजपा ने उन पर दांव खेला है और कांग्रेस से जो पूर्व सांसद रहे हैं और वर्तमान में मंत्री ताम्रध्वज साहू इस कांग्रेस से मैदान में हैं। हम देखें, ये भी जो दुर्ग ग्रामीण है, दुर्ग शहर से ही लगा हुआ है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र आता है। इसके अस्तित्व और इसके लेकर हम क्या चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इन सब चीजों को, चूंकि ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है दुर्ग ग्रामीण का। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, लेकिन जो शहरी इलाका है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि अब ग्रामीण केवल नाम का ही दुर्ग ग्रामीण है। दुर्ग जो शहर है उसके आजू बाजू का सराउंडिंग क्षेत्र है जिसमें कुछ गांव भी आते हैं, लेकिन वो पूरे क्षेत्र अब शहरी हो गए हैं। तो यहाँ दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हालांकि क्योंकि पहले वो ग्रामीण इलाका था तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खेत हैं, उनके खेत और आगे गांव में हैं, दूसरी विधानसभाओं में है, लेकिन किसानों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। यही वजह है कि 2018 में हमने ताम्रध्वज साहू को वहाँ चुनाव लड़ते हुए देखा। वो तो सांसद थे, लेकिन उसके पहले वो चुनाव लड़ते थे बेमेतरा से। उनको शिफ्ट किया गया क्योंकि साहू मतदाता की संख्या सबसे ज़्यादा। तो एक जातिवाद का कार्ड कांग्रेस ने 2018 में खेला था, उसे बरकरार रखा है। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री एक बार फिर से दुर्ग में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए दिख रहे हैं और वो सामने हैं। उनके सामने बीजेपी ने थोड़ा नया प्रयोग किया, नए लोगों को मौका दिया। जैसे दुर्ग शहर में नए को मौका दिया गया गजेंद्र यादव को, वैसे ही ललित चंद्राकर ये अपने अपने स्तर पे नगर निगम के राजनीति करते रहे हैं, पार्षद रहे हैं, 1-2 बार के MIC के मेंबर भी रहे हैं। कुछ सरकारी पदों में जब रमन सिंह थे तो सदस्य के रूप में काम किया इन लोग ने। तो जो सेकंड लाइन है उसे बीजेपी ने अब दुर्ग में आगे किया ऐसा दिखता है। खास तौर पर दुर्ग की सीटें जो हैं उसमें ज़्यादातर जो उम्मीदवार हम देख पा रहे हैं उसमें पार्षद स्तर के लोग जो नगर निगम की राजनीति में आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को मौका दिया है वैशाली नगर से भी और दुर्ग शहर से भी और दुर्ग ग्रामीण से भी। तो नए लोगों को बीजेपी मौका दे रही है। प्रेम प्रकाश पांडे पुराने हैं, लेकिन ये 3 सीटों में नया प्रयोग हमें बीजेपी का देखने को मिला है। टफ मुकाबला है, मुद्दे वही शहरी हैं, लेकिन रहने वाले यहाँ गांव के लोग हैं जिनके खेत खार हैं, जिनके गांव में खेती है। तो जो सरकार की ग्रामीण व्यवस्था से जो योजनाएं चलती है उसका लाभ लेने वाले काफी संख्या में यहाँ हैं। अब हम जुड़ते हैं सीधा सुबोध तिवारी से जो दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां पर मतदाताओं से रूबरू कराएंगे हमसे और वहां के जो मुख्य मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे सुबोध तिवारी से। जी सुबोध, जैसा कि मोहन जी ने कहा, मैं उनकी बातों को फिर से दोहराता हूं कि दुर्ग ग्रामीण जो है वो अब धीरे धीरे शहर में तब्दील होता जा रहा है। जो गांव थे, खपरेल के गांव, झोपड़ियां थी, वो अब ईंट गारों के मकानों में बदलती जा रही हैं। न केवल सिंगल स्टोरी बल्कि डबल और ट्रिपल स्टोरी के मकान दिख रहे हैं। वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। धीरे धीरे वो ग्रामीण क्षेत्र शहर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन अब समस्याओं के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आज से 10 से 15 साल पहले जब वैशाली नगर निगम का गठन नहीं हुआ था, तब की अगर मैं बात करूं तो सड़कों की हालत बद से बदतर थी। वहां पर सड़कों के नाम पे केवल पगडंडी या फिर मुर्मी रोड सड़क ही हुआ करते थे और लगभग बैलगाड़ियां चलती थी, कुछ एक गाड़ियां थी। अब बैलगाड़ियां
पर जमाना लद गया। अब चौपैया वाहन आ गए, अब गांव के युवा भी हैं वो मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, गांव का जो किसान है वो ट्रैक्टर खरीद लिया है, ट्रॉली उसके साथ है, उसके पास हार्वेस्टर मशीन है, और साथ ही अगर बात करें तो उसके पास कुछ संपन्न किसान भी हैं जिनके पास चमचमाती लग्जरी कार भी है। तो अब जब वाहनों में तब्दीली आ गई तो बड़े स्तर के वाहन आ गए, तो स्वाभाविक है कि सड़कों में दुरुस्त की व्यवस्था अब देखने को मिल रही है। अब रिसाली नगर निगम के गठन की बात करें, चूंकि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की एक बड़ी देन है उस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को रिसाली नगर निगम। लेकिन उस रिसाली नगर निगम में अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो वहां भी पेयजल को लेकर बड़ी समस्या है, सड़कें बन गई हैं, संधारण नहीं होता है। बिजली की बात करें तो अभी भी हाई टेंशन लाइन से यहाँ के मवेशी करंट की चपेट में आके मर जाते हैं और बिजली लगातार गुल होती रहती है, लगातार कंप्लेंट की स्थिति बनी रहती है। तो ये ऐसी एक समस्या बनी हुई है जिसका निराकरण अब तक पूर्ण रूपेण स्थायी रूप से नहीं किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के बारे में बात करें तो युवा जो है अब वह एक नए जनरेशन का युवा जो है वह नई पद्धति चाहता है, नई चीजें चाहता है, उसके अलग सपने हैं, अलग विकास के सपने देखता है, अलग की शैक्षणिक व्यवस्था देखता है, सामाजिक व्यवस्था की इच्छा है उसकी। तो उन चीजों पर अभी भी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में काम करने की जरूरत दिखाई पड़ रही है। मोहन जी। बिल्कुल, तो मैं आपसे ये सुबोध इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि चूंकि अभी हमारे साथ कुछ और भी वहां पर मतदाता है, वोटर है, हम उनसे जानेंगे कि दुर्ग ग्रामीण का जो मुद्दा है वो, क्योंकि पूर्व अगर हम बात करें हमारे कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं और नए प्रत्याशी हैं ललित चंद्राकर। क्या होगा चुनावी समीकरण और मुद्दे क्या होंगे वहां के? जी देखिए, अगर उम्मीदें और अपेक्षाएं और समस्याओं के बारे में बात करें मोदी, तो एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि नया जनरेशन, नया यूथ का एक पूरा समूह वहां पे खड़ा हो रहा है, नए मतदाता हैं। इस बार बताया जा रहा है कि दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र और दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में नए मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये युवा हैं वो अब कॉलेज की ओर जा रहे हैं। तो माना जाता है कि संचार क्रांति के युग में अब युवा सड़क पर नहीं बल्कि आसमान के सपने देख रहा है, आसमान पे 7वें आसमान की ऊंचाइयों को छूने के सपने देख रहा है। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे आवागमन की सुविधा की बात हो, चाहे शिक्षा के स्तर के साथ स्वास्थ्य की बात हो। दुर्ग ग्रामीण अगर विधानसभा क्षेत्र में देखें तो एक अदद अस्पताल देखने को नहीं मिलता, एक अदद स्कूल देखने को नहीं मिलता। सरकारी योजनाओं के स्कूल तो दिख जाते हैं, सरकारी योजनाओं के तहत बनाए गए अस्पताल तो दिख जाते हैं, मगर अगर स्वास्थ्य की चिंता की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर वहां के लोग काफी चिंतित हैं। आज भी उन्हें अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहर या दिगर दूसरे जिलों के शहरों की ओर जाना पड़ता है इलाज को लेकर। तो इस तरह की समस्याएं आज भी वहां पे विद्यमान है। मोहित जी। बिल्कुल बिल्कुल सुबोध जी, बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और वहां के जो मुद्दे हैं, खासकर ग्रामीण और शहरी जो दुर्ग है उसके मुद्दे के विषय में बात किया। आज भी लोग मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके अभाव में जी रहे हैं और खासकर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिए लोगों को अन्य जिलों की ओर मुंह करना पड़ता, रुख करना पड़ता, बड़ी समस्याएं हैं। इस बार देखते हैं चुनावी वादे में जो चुनावी वादे किए गए हैं भाषण में, चाहे वो मैनिफेस्टो में, देखते हैं कितना परिपूर्ण हो पाता है, कितना जमीनी हकीकत को ले पाता है। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़े। हम दर्शकों से भी कहेंगे बिल्कुल आप जुड़े रहिए, देखते रहिए टीवी 24।